Welcome everyone, myself Mukesh Vyas. In this video, we are going to discuss about plane electromagnetic waves in a conducting medium. एक चालक माध्यम के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो किस प्रकार उसका व्यवहार होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह पेपर सेकंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिलेटिविटी के यूनिट थर्ड में से लिया गया है। नाउ व्हाट इज प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए कंडक्टिंग मीडियम? Maxwell equations, there are four Maxwell equations here, these are written. Let us assume that medium is linear and isotropic. माध्यम जो है, जो कंडक्टिंग मीडियम है, चालक माध्यम है, वो रेखीय है और समदेशिक है एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय परमिटिविटी एप्सिलॉन, परमेबिलिटी म्यू एंड कंडक्टिविटी सिग्मा, बट नॉट एनी चार्ज अदर देन दैट डिटरमाइंड बाय ओम्स लॉ। यानी ओम के नियम के अलावा कोई दूसरा ऐसा आवेश नहीं है, यानी कोई फ्री चार्ज नहीं है, तो रो फ्री चार्ज डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो उस मीडियम के लिए रिलेशन हो जाएंगे तीन, D इजिकल टू एप्सिलॉन ई, B इजिकल टू म्यू एच, J इजिकल टू सिग्मा ई। तो इनका उपयोग करने पर मैक्सवेल इक्वेशंस का स्वरूप इस प्रकार हो जाएगा। तो ये चारों मैक्सवेल इक्वेशंस इस प्रकार आ जाएगी 2A, 2B, 2C, 2D। नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2C, जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, उसके दोनों ओर कर्ल ले लें तो ये आएगा। अब राइट हैंड साइड में जो डेल क्रॉस H है उसका मान इक्वेशन 2D यानी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो है वहाँ से रख देंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, फिर यहाँ वेक्टर आइडेंटिटी का उपयोग किया, डेल क्रॉस E जो होता है डेल डॉट E माइनस डेल स्क्वायर E, ये वैसा का वैसा आ जाएगा। अब डेल डॉट ई फर्स्ट इक्वेशन से जीरो हो जाएगा, फिर सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2D, अब फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का कर्ल लेंगे, दोनों और इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे। अब डेल क्रॉस ई का मान इक्वेशन 2C से हम इसके यहाँ रख देंगे, तो डेल क्रॉस ई का मान रख दिया तो ये डेल क्रॉस ई का मान यहाँ पे भी रख देंगे और यहाँ पर भी रख देंगे। फिर इसमें फिर वेक्टर आइडेंटिटी लगाएंगे जैसे ई के लिए लगाई थी, तो ये आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर डेल डॉट एच सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन से ज़ीरो हो जाएगा, फिर सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये एच के लिए इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन 3 and 4 रिप्रेजेंट वेव इक्वेशंस governing electromagnetic fields E and H in a homogeneous isotropic conducting medium of conductivity sigma। यानी जो इक्वेशन 3 और 4 है क्या है, दो तरंग समीकरण हैं जो किसको गवर्न कर रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को और एक मैग्नेटिक फील्ड H को, जो किसके लिए है, किस मीडियम के लिए है, एक होमोजेनियस समांगी आइसोट्रोपिक कंडक्टिंग मीडियम, समांगी समदेशिक चालक माध्यम जिसकी चालकता सिग्मा है, उसमें वेव इक्वेशंस है E वेक्टर के लिए और H वेक्टर के लिए। इक्वेशंस 3 and 4 आर वेक्टर इक्वेशंस ऑफ आइडेंटिकल फॉर्म, दोनों एक जैसी इक्वेशन है, स्वरूप एक जैसा है, विच मीन्स ईच ऑफ द 6 कंपोनेंट्स ऑफ E and H सेपरेटली satisfy the same scalar equation of the form। यानी E के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, EX, EY और EZ, और H के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, HX, HY और HZ। तो कुल मिला के जो 6 कंपोनेंट है, अगर E और H की जगह वो 6 कंपोनेंट भी रख दें हम, तो अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। यानी वो इक्वेशन सभी के लिए संतुष्ट होगी, सभी कंपोनेंट के लिए। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, 4 and 5 may be expressed as
3, 4 और 5 का सॉल्यूशन एक जैसा होगा। तीनों एक जैसी समीकरण है। वेयर ई नॉट, एच नॉट एंड यू नॉट आर कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, सम्मिश्र आयाम है, विच आर कॉन्स्टेंट इन स्पेस एंड टाइम, जो कि स्थिति तथा समय में नियत रहते हैं, यानी उनका मान समय के साथ भी नहीं बदलता और स्थिति बदलने पर भी नहीं बदलता। वाइल k इज ए वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, और k जो है तरंग संचरण सदिश है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम 8 इन 5, अब u का मान 8 से 5 में रख दें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार, इसमें 1 बार t के रेस्पेक्ट में, इसमें 2 बार t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, और वापस ये ऐसा का ऐसा तीनों में प्राप्त होगा, तो इससे वापस हम u रख देंगे। Since u is arbitrary, therefore this equation holds good only if, क्योंकि u स्वच्छ है, आर्बिट्रेरी है, u का मान कुछ भी हो सकता है, ex, ey, ez, hx, hy, hz, तो सभी के लिए इक्वेशन लागू होती है। तो इसका मतलब इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसके मान अलग अलग है u के मान, इसका मतलब ये जो पहली क्वांटिटी है ब्रैकेट में, इसका मान जीरो हो जाएगा। दिस मीन्स डेट द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर k इज कॉम्प्लेक्स, यानी k का मान सम्मिश्र है और उसका मान ये हो जाएगा। इधर ले आएंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू ये। एज k इज कॉम्प्लेक्स, जैसा कि k सम्मिश्र है, वी में राइट यूजिंग सिग्मा इज रियल, सिग्मा को रियल मानते हुए हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, यानी एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सो दैट स्क्वायर करें k स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा। कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 11, इससे जो जस्ट पहले वाली इक्वेशन थी k स्क्वायर की और ये दोनों को कंपेयर करें तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दिया आ जाएगा और 2 आयोटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू म्यू ओमेगा सिग्मा। अब इससे हम ये ज्ञात करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला ये होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की पावर हाफ। इसको हम ओपन करेंगे तो -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, इससे +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो वापस ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंडर रूट लग ही रहा है तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वापस आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान रख दिया, 2 अल्फा बीटा का मान रख दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया। अब हमारे पास एक अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है और एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी। फ्रॉम इक्वेशंस 12 एंड 14, तो 12 और 14 से वी गेट हमें प्राप्त होता है, तो ऐड करने पर अल्फा आएगा तो अल्फा की वैल्यू इस प्रकार आ जाएगी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा द फील्ड वेक्टर्स ई एंड एच टेक द फॉर्म। अब अल्फा और बीटा के रूप में ई और एच का मान क्या होगा, वहाँ के की जगह हम रख देंगे अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो के की जगह ये रख दिया तो ई ये आया। अब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा अल्फा और आयोटा स्क्वायर यानी माइनस बीटा, जो बिना आयोटा वाली टर्म है वो पहले लिख देंगे ई की पावर माइनस बीटा एन डॉट आर, और जो आयोटा वाली टर्म है वो बाद में लिख देंगे। इसी तरह एच के साथ भी करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 17 एंड 18, अब 17 और 18 से क्या पता लगता है, इट इज ऑब्वियस डेट फील्ड एम्पलीट्यूड्स आर स्पेटियली अटेन्यूएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टर्म दिस, यानी ये जो टर्म है इसके कारण जो क्षेत्र आयाम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, तो टोटल एम्पलीट्यूड ये होगा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ई नॉट और एच नॉट, जो कि सरफेस पर होगा कंडक्टिंग में जो मीडियम है। जैसे जैसे वेव एंटर करेगी उसके अंदर तो आर का मान बढ़ेगा, तो इससे इसका मान क्या होता जाएगा, नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, तो एम्पलीट्यूड का मान कम होता जाएगा। तो
क्वांटिटी बीटा इज ए मेजर ऑफ अटेन्यूएशन एंड इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। यहाँ जो राशि बीटा है क्षीणन का मापन है, का माप है, इसे अवशोषण गुणांक कहते हैं। ऑल्सो इन द लास्ट एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ये जो लास्ट एक्सपोनेंशियल टर्म है इन इक्वेशन 17 एंड 18, द यूजुअल नोटेशन के इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, तो इसके अंदर के आता है या अल्फा की जगह, और ये वाली बीटा वाली टर्म नहीं आती है। तो के की जगह किसने ले ली? अल्फा ने ले ली। Therefore we conclude that the field vectors are propagated in the conducting medium with speed v is equal to omega upon alpha। अब स्पीड क्या होती है? ओमेगा अपॉन के, लेकिन के को किसने रिप्लेस कर दिया? अल्फा ने। तो यहाँ हो गया ओमेगा अपॉन अल्फा। अल्फा का मान यहाँ से रख देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर हाफ हो जाएगा। तो ये उसकी स्पीड होगी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर। Let us consider the form of propagation vector k in two particular cases। अब दो विशिष्ट केस ले, हम स्थितियां ले, k का मान क्या होगा उसके अंदर। फॉर ए पुअर कंडक्टर, एक दुर्बल चालक के लिए सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि सिग्मा का मान बहुत कम होगा, दुर्बल चालक है, कंडक्टिविटी का मान बहुत कम होगा। देन वी गेट अल्फा इज इक्वल टू, उनको सिंप्लीफाई करेंगे और बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अल्फा और बीटा के मान रख देंगे तो ये आ जाएगा। इन दिस लिमिट, अब ये जो लिमिट ली हमने पुअर कंडक्टर वाली, अल्फा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बीटा, क्योंकि सिग्मा का मान बहुत कम है, इसमें सिग्मा नहीं आ रहा है, तो अल्फा का मान बीटा से बहुत ज़्यादा होगा। एंड द अटेन्यूएशन ऑफ वेव डिटरमाइंड बाय बीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी असाइड फ्रॉम द पॉसिबल वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। यानी चालकता में जो संभव परिवर्तन है उनको अगर एक तरफ कर दें तो बीटा का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है इस स्थिति में। फॉर ए गुड कंडक्टर सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, सो दैट अल्फा एंड बीटा आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अल्फा और बीटा का मान बराबर होगा और ये होगा इस स्थिति में। और k इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दोनों मान रख देंगे और दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा अंदर रह जाएगा। नो स्किन डेप्थ और पेनेट्रेशन डेप्थ क्या होता है? त्वचा गहराई या वेदन गहराई। द वेव्स गिवन बाय इक्वेशन 17 एंड 18 शो एन एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग और अटेन्यूएशन विद डिस्टेंस। 17 और 18 में देखें तो जो ई नॉट के साथ पार्ट है ई की पावर माइनस बीटा वाला, इसी तरह एच नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा वाला पार्ट, तो वो एम्पलीट्यूड है ई के लिए और एच के लिए, तो उसका मान डिस्टेंस के साथ क्या होता है? कम होता जाता है। किस रूप में कम होता है? चरघातांकी रूप से, एक्सपोनेंशियल रूप में कम होता है। तो वो क्या शो करती है? एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग, चरघातांकी अवमंदन या चरघातांकी क्षीणन। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा का मान जितना ज़्यादा होगा ग्रेटर इज द अटेन्यूएशन, क्षीणन उतना ही ज़्यादा होगा। द टर्म 1 अपॉन बीटा मेजर्स द डेप्थ एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटरिंग ए कंडक्टर इज डैम्प्ड टू 1 अपॉन ई ऑफ इट्स इनिशियल एम्पलीट्यूड एट द सरफेस। यानी अगर r डिस्टेंस का मान 1 अपॉन बीटा के बराबर ले लें तो वहाँ पर e टू द पावर -1 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन ई आ जाएगा। और सरफेस पर एम्पलीट्यूड का मान ई नॉट एच नॉट है, तो 1 अपॉन बीटा डिस्टेंस पर उसका मान ई नॉट अपॉन ई या एच नॉट अपॉन ई हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब यानी इतनी दूरी पर 1 अपॉन बीटा दूरी पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में, कंडक्टिंग मीडियम में एंटर करेगी तो वो उसका जो सरफेस पर आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, प्रारंभिक आयाम, उस आयाम का उस 1 अपॉन ई या 0.369 गुना आयाम उस दूरी पर हो जाता है। दिस डेप्थ इज नोन एज स्किन डेप्थ और पेनिट्रेशन डेप्थ। यह जो गहराई है जहाँ एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1 अपॉन ई टाइम्स हो जाता है, उसे त्वचा गहराई या वेदन गहराई कहते हैं। एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, और इसे प्राय डेल्टा से निरूपित करते हैं।
तो डेल्टा हो जाएगा 1 बीटा, बीटा का मान रख देंगे तो ये स्किन डेप्थ हो जाएगा। फॉर ए गुड कंडक्टर, अच्छे चालक के लिए सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी इसका मान 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी तुलना में 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। फिर ये +1 आएगा तो इसकी तुलना में इस 1 को भी नेगलेक्ट कर देंगे। तो अंडर रूट के अंदर ये स्क्वायर और अंडर रूट, तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन आएगा। माइनस पावर हाफ है तो उल्टा कर देंगे, ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा पावर हाफ हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो डेल्टा का मान ये प्राप्त होता है। इट इज ऑब्वियस दैट स्किन डेप्थ डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ओमेगा में वृद्धि करें तो स्किन डेप्थ का मान घटता है। डेट इज वाई इन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, यानी उच्च आवृत्ति के परिपथों में करंट फ्लोज ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, धारा केवल चालक के पृष्ठ पर प्रवाहित होती है। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में ओमेगा का मान ज़्यादा होता है तो स्किन डेप्थ का मान क्या होता है, कम होता है, यानी वो कम गहराई तक ही वेव उसके अंदर प्रवेश कर पाती है, तो ज़्यादातर करंट सरफेस पर प्रवाहित होती है। द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ स्किन डेप्थ इज दैट इट मेजर्स द डेप्थ टू विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन पेनिट्रेट ए कंडक्टिंग मीडियम। अब स्किन डेप्थ का मुख्य महत्व क्या है, किसका माप है? ये उस गहराई का माप है कि जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग, किसी चालक माध्यम का वेधन कर सकती है, यानी कितनी दूरी तक वो चालक माध्यम में प्रवेश कर सकती है, ये उसका माप है। तो स्किन डेप्थ के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टिंग मीडियम में कितना अंदर तक जाएगी, कितनी डेप्थ तक प्रवेश करेगी। Therefore, the conducting sheets which are used as electromagnetic shields must be thicker than the skin depth. यानी कहीं पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड्स हम काम में ले रहे हैं, यानी विद्युत चुंबकीय प्रतिरोधक जो कंडक्टिंग शीट का काम कर रहा है, तो उस कंडक्टिंग शीट की जो मोटाई है वो स्किन डेप्थ से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसकी कंडक्टिंग शीट के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, उसके अंदर प्रवेश करके जो अंदर है मीडियम वहाँ तक ना पहुँचे और वहाँ कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए कंडक्टिंग शीट का उपयोग करते हैं और उसकी मोटाई स्किन डेप्थ से ज़्यादा रखी जाती है। थैंक यू।